गुड मॉर्निंग। कैपिटल गेन हेड में लास्ट वीडियो में मैंने आपको एग्जेम्पशंस छूटें जो मिलती है उसके बारे में बताया था। अब हम आज बात करते हैं जो पूंजी संपत्ति है उसको प्राप्त करने की लागत किस तरह से मानी जाएगी। आपको पता है अलग अलग तरह की पूंजी संपत्तियां हैं, तो ये अलग अलग तरह की पूंजी संपत्तियों में हम पूंजी संपत्ति को लागत को कैसे कंसीडर करेंगे कि उसकी लागत कितनी है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो कई तरह की पूंजी संपत्तियां हैं। सबसे पहले हम लेते हैं 1 नंबर क्रय की गई संपत्ति की लागत। यदि हमने कोई संपत्ति खरीदी है तो संपत्ति की खरीदने की जो लागत है, ठीक है ना, वही उसकी क्रय मूल्य जो है, मतलब उसका वही उसकी लागत माना जाएगा। संपत्ति का क्रय मूल्य ही लागत मान लिया जाएगा। लेकिन क्रय मूल्य में कई खर्चे जो लगे हैं वो जोड़ सकते हैं। तो कौन कौन से खर्चे जोड़ सकते हैं? जैसे एक तो दलाली है, ब्रोकरेज, रजिस्ट्री का खर्चा है। संपत्ति खरीदते हैं तो रजिस्ट्री करवानी पड़ती है अपने को, तो रजिस्ट्री का खर्चा भी जोड़ सकते हैं। वकील की फीस है। तो ये सारे खर्चे जो है वो जोड़े जा सकते हैं। प्लस संपत्ति को इंस्टॉल करने का खर्चा है, इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस, जो इंस्टॉल करने का खर्चा है वो भी उसमें जोड़ा जा सकता है। इसके अलावा यदि उस संपत्ति पर लोन लिया हुआ है तो लोन का इंटरेस्ट, लेकिन लोन का इंटरेस्ट तभी जोड़ना है जब उस लोन के इंटरेस्ट की पहले कभी छूट नहीं ली हो, तो ही जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे। तो ये होती है क्रय, संपत्ति को क्रय करने की लागत। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है पूर्व स्वामी की लागत। भाई संपत्ति हमने किसी और से खरीदी, तो जिस व्यक्ति से हमने संपत्ति खरीदी है उसके लिए लागत क्या रही है, तो उसको कहते हैं पूर्व स्वामी की लागत। ठीक है ना। अब बात ये होती है कि भाई जो पूर्व स्वामी है उससे हमने प्राप्त किया है और पैसे नहीं दिए तभी पूर्व स्वामी की लागत लेनी है। हमारे कोई पैसे नहीं लगे हैं और पूर्व स्वामी से हमने संपत्ति को प्राप्त किया है, तभी अपने को पूर्व स्वामी की लागत लेनी है। लेकिन पैसे क्यों नहीं दिए, तो ये संपत्ति किस तरह से अपने को प्राप्त हुई है उसकी बात करेंगे। एक तो जैसे हिंदू अविभाजित परिवार होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी संपत्तियों का मान लो बंटवारा हुआ है और संपत्तियों के बंटवारे के कारण अपने को उत्तराधिकार में कोई संपत्ति मिली है, तो हमारे कोई पैसे तो लगे नहीं। तो जब हमारे पैसे नहीं लगे हैं तो उसकी लागत कैसे मानी जाएगी? तो उसकी लागत मानी जाएगी जिसने खरीदी, मतलब परिवार ने जब वो संपत्ति खरीदी थी तो उसकी जो लागत थी वही हमारी लागत मान ली जाएगी। दूसरा, कोई अपने को संपत्ति गिफ्ट में मिली हो, गिफ्ट में मिली है, पैसे नहीं लगे हैं, तो यदि अपने को कोई संपत्ति गिफ्ट में मिली है तो उस कंडीशन में भी जो पैसे पूर्व स्वामी के लगे हुए हैं वो अपने को देखने पड़ेंगे। कोई संपत्ति उत्तराधिकार में मिली हो अपने को, मेरे फादर की मदर की संपत्ति मुझे मिली है तो मेरे तो कोई पैसे नहीं लगे हुए, तो उस केस में भी पूर्व स्वामित्व की लागत ही देखनी पड़ेगी। इसी तरह से किसी कंपनी को बंद हुआ है, कंपनी का समापन हुआ है और उसकी संपत्तियों का वितरण हुआ है, कंपनी के समापन पर संपत्तियों का
तो कंपनियों के समापन हुआ है किसी कंपनी का और उसकी संपत्तियों का वितरण हुआ है और उस संपत्ति के वितरण में अपने को कोई संपत्ति मिली है तो उसके भी हमारे कोई पैसे लगे नहीं है, इसलिए उसको भी ले लेंगे। इसके अलावा सूत्रधारी कंपनी होती है, सूत्रधारी कंपनी के लिए सहायक कंपनी की संपत्तियां, और इसी प्रकार से कंपनियों का जब एकीकरण होता है तो एकीकरण की दशा में दोनों कंपनियों की मिलकर जो संपत्तियां बन जाती है उसकी भी कोई लागत वैसे लगी नहीं है। तो ये सब चीज़ें जो है इनमें आपको पूर्व संपत्ति की लागत देखनी पड़ेगी, क्योंकि वर्तमान मालिक तो जो है उसने कोई पैसे उसमें खर्च किए नहीं है, तो फिर पूर्व संपत्ति की लागत को देखना पड़ेगा। अब बात ये आती है कि चाहे हमारी क्रय की गई संपत्ति है या पूर्व संपत्ति की लागत है, तो लागत कौन सी लेनी है, तो इसके लिए एक डेट ध्यान रखनी है आपको हमेशा, 1 अप्रैल 2001। यदि हमने कोई संपत्ति 1 अप्रैल 2001 के बाद मिली है या खरीदी है हमने, तो 1 अप्रैल 2001 के बाद यदि कोई संपत्ति खरीदी है तब तो उसका जो लागत मूल्य है वही लागत मूल्य मान लिया जाएगा। लेकिन यदि आपने 1 अप्रैल 2001 से पहले संपत्ति खरीदी है या भूतपूर्व मालिक ने 1 अप्रैल 2001 से पहले कोई संपत्ति खरीदी है, तो फिर उस संपत्ति की लागत या 1 अप्रैल 2001 का बाजार मूल्य, उस दिन उस संपत्ति का जो भी बाजार मूल्य था, ठीक है ना, वो बाजार मूल्य दोनों में से जो ज्यादा हो उसको आप लागत मान सकते हो, ताकि आपकी इनकम टैक्स में जब कैपिटल गेन, आप उस संपत्ति को मान लो बेचते हो और कैपिटल गेन क्रिएट होता है, तो जो लाभ होता है क्रिएट वो ज़्यादा इसलिए मानते ताकि लाभ कम क्रिएट होगा, लाभ कम क्रिएट होगा तो टैक्स भी कम लगेगा। तो आप यदि 1 अप्रैल 2001 से पहले की कोई संपत्ति है तो आप उस संपत्ति का लागत मूल्य या बाजार मूल्य 1 अप्रैल का दोनों में से जो अधिक हो वो ले सकते हो, और 1 अप्रैल 2001 के बाद की संपत्ति है तो फिर आपको संपत्ति का लागत मूल्य ही लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में कोई आपने समता अंश दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के रूप में खरीद रखे हो या कोई यूनिट्स खरीद रखी हो, बॉन्ड्स खरीद रखे हो, तो उनकी लागत कैसे निकालेंगे। तीसरा पॉइंट लेते हैं, दीर्घकालीन पूंजी संपत्ति के रूप में समता अंश या कोई बॉन्ड या कोई यूनिट्स वगैरह हमने खरीद रखी है, तो आपको पता है अंशों और बॉन्ड वगैरह की कंडीशन में 12 महीने से अधिक यदि संपत्ति को रख लिया जाता है तो दीर्घकालीन संपत्ति बन जाती है। मैंने आपको बता रखा है इन सब चीज़ों के बारे में। तो ऐसी संपत्ति की जो वास्तविक लागत है या बाजार मूल्य दोनों में से जो अधिक होगा वही उसकी लागत मान सकते हैं। लागत या बाजार मूल्य जो भी अधिक हो उसको लागत माना जा सकता है, ठीक है। उसके बाद में लेते हैं एकीकरण करने वाली कंपनी के अंशों की लागत। एकीकरण करने वाली कंपनी के अंशों की लागत।
अब मान लो एकीकरण किया है हमने किसी कंपनी का, तो उसकी लागत तो वही होगी जो एकीकृत होने वाली कंपनी की लागत है। एकीकृत होने वाली कंपनी ने उसको जितने में खरीदा था संपत्ति को, वही लागत एकीकरण करने वाली कंपनी की लागत मानी जाएगी। ठीक है ना। तो एकीकृत होने वाली कंपनी के अंशों की लागत, जो एकीकृत होने वाली कंपनी है तो उनके अंशों की लागत वही होगी जो उसने रखी थी। ठीक है ना। उसके बाद में बाजार मूल्य 1 अप्रैल का बता दिया मैंने आपको। यदि 1 अप्रैल से पहले की कोई संपत्ति है तो आप उसका लागत मूल्य या बाजार मूल्य मान सकते हो। लेकिन इसमें कुछ संपत्तियां ऐसी है जिनमें अपने को बाजार मूल्य नहीं मान सकते, केवल लागत मूल्य ही मानना पड़ेगा। तो वो संपत्तियां कौन कौन सी है देखो। केवल लागत मूल्य, बाजार मूल्य नहीं। कुछ संपत्तियां ऐसी है जिनके लिए तो केवल आपको लागत मूल्य ही देखना पड़ेगा, बाजार मूल्य देख ही नहीं सकते। तो ऐसी कौन कौन सी संपत्तियां हैं देखो। गुडविल है, ट्रेडमार्क है, किसी कंपनी की गुडविल या बिजनेस की गुडविल है, ट्रेडमार्क है, किराएदारी अधिकार है। ठीक है ना। तो ये जो अधिकार जितने भी तरह राइट्स, कोई भी राइट्स हो, इन सब के लिए एक ही सिस्टम है कि केवल लागत मूल्य ही देखना है। ठीक है ना। और मान लो किसी के लिए लागत 0 है तो फिर 0 ही मानी जाएगी, बाजार मूल्य नहीं लेना है। जैसे अभी गुडविल है, ख्याति, आपको पता है ख्याति 2 तरह की हो सकती है। एक स्व अर्जित सेल्फ जनरेटेड हो सकती है, एक क्रय की गई ख्याति। यदि आपने क्रय किया है ख्याति को तब तो उसकी लागत है, तो लागत है तब तो दिक्कत ही नहीं है, जो लागत है वो मान लो। लेकिन बाजार मूल्य तो मान ही नहीं सकते इन संपत्तियों का। और यदि आपकी गुडविल सेल्फ जनरेटेड है, खुद ने आपने अर्जित की है, तो सेल्फ जनरेटेड की कोई लागत तो होती नहीं है, आपने उसको कोई खरीदा तो नहीं है, पैसे नहीं दिए उसके लिए, तो फिर उसकी लागत नहीं मान पाओगे। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। ठीक है ना। सेल्फ जनरेटेड की लागत को 0 ही माना जाएगा। इसके अलावा तो अभी काफ़ी पॉइंट्स बाकी है, तो आधे पॉइंट मैंने आज बता दिए हैं आपको। तो इन पॉइंट्स को आप अच्छी तरह से देखिए, समझिए, और बाकी के पॉइंट जो है वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।